नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हलचल मचाए हुए हैं। कभी वो हिंदुस्तान के साथ रहते हैं तो कभी पाकिस्तान का साथ देते हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब तो नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो दोस्ती थी अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, क्योंकि ट्रंप बार बार हिंदुस्तान को निशाना बना रहे हैं। पता नहीं क्यों, हालांकि उन्हें निशाना बनाना चाहिए था चीन को, लेकिन चीन के साथ वो खुरबतें बढ़ा रहे हैं। और हिंदुस्तान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जो ट्रंप के बारे में अच्छी राय रखते हैं और ट्रंप को दोस्त दोस्त कहते थकते नहीं, उन्हें दूर करते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि अब ट्रंप का जो इंतजामिया है वो एक नई तजवीज़ पर गौर कर रहा है, एक नया मंसूबा बना रहा है। और वो मंसूबा ये है कि जो हिंदुस्तानी ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं अमेरिका में, या फिर पेशा वाराना माहिरीन है, वो हर साल हिंदुस्तान को अरबों डॉलर्स रेमिटेंस भेजते हैं, यानी रकमात भेजते हैं, अरबों डॉलर्स होती है। और उस पर अब ट्रंप इंतजामिया गौर कर रहा है कि कम से कम 5% टैक्स लगाया जाए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस नई तजवीज़ से नाराइज में एक तशवीश की लहर फैल गई है और वो ट्रंप पर बरहमी का इजहार करने लगे हैं। कल ही आपने देखा कि किस तरह कतर में उन्होंने, आपको बता दें कि एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उनसे बात की थी और कहा था कि आप हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अपने यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स कायम कर चुके हैं और वहाँ पर आप आईफोन असेंबल करवा रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब असेंबलिंग जो होगी आईफोन्स की वो अमेरिका में होगी, हिंदुस्तान में नहीं होगी। तो आप अंदाजा कीजिए कि एक दुश्मन ही इस तरह की बात कर सकता है। मिसाल के तौर पर नाजरीन आपको बता दूं कि आईफोन का जहां तक सवाल है, पिछले साल हिंदुस्तान में तकरीबन 22 अरब डॉलर्स मालियती एप्पल फोन असेंबल हुए थे। तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और यहाँ जो लेबर है वो बहुत ही सस्ता है। और अमेरिकी कंपनियां खुद यहाँ की काबिलियत से यानी काबिलियत के मुतारिफ हैं, यहाँ के पेशा वराना माहिरीन की सलाहियतों के मुतारिफ है। लेकिन ट्रंप है कि एक दुश्मनी का रवैया अपनाए हुए हैं। तो पहली खबर यही है कि ट्रंप ने रेमिटेंस पर 5% टैक्स आयद करने का मंसूबा बना लिया है और ये तजवीज़ भी पेश कर दी गई है। अब देखना है कि इस मंसूबे पर या तजवीज़ पर अमलावरी होती है या नहीं है। लेकिन अगर होती है तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका में मुक़ीम जो हिंदुस्तानी पेशा वर माहिरीन है, ग्रीन कार्ड होल्डर्स है, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वो कोई और मुल्क तलाश करने लगेंगे। तो ये रही अमेरिका की बात। लेकिन आपको नाज़रीन बता दूं कि कतर में ट्रंप के दौरे के मौके पर हमारे मुकेश अंबानी, जो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे दौलतमंद तरीन शख्सियत है और एशिया की दौलतमंद तरीन शख्सियत है, उनकी मुलाकात हुई है। और तीसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सूफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने जो बकवास की थी उस पर यानी समाअत होगी, उसके मुकदमे की समाअत होगी। यानी उस वजीर ने अपनी बकवास पर इज़हार माज़रत खाही करते हुए एक अपील दायर की है और उस पर समाअत होगी। इसके अलावा आपको ये बताते हैं कि गजा में 90 दिन से अनाज का एक दाना भी नहीं पहुंचा। इससे बढ़कर कोई जुल्म हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहली खबर जो है रेमिटेंस के बारे में, अमेरिका से जो हिंदुस्तान आती है रकम, उसके बारे में हम चलते हैं अशर यासिर की तरफ। जी सर, बिल्कुल। जिस तरह हमने अभी आपने बोला कि ट्रंप ने बोला है कि हिंदुस्तान में आप एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग ना करें, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग ना करें। लेकिन वहीं जब ट्रंप एक ट्वीट करते हैं हिंदुस्तान की जो सीज़ फायर था उसका, जी उस दौरान ये कहा जाता है कि ट्रंप ने जंग रुकवा दी है। लेकिन उसके बाद ही अभी जो खबर आ रही वो ये कि जिस तरह से पाकिस्तान से जो यहाँ पे ड्रोन्स आए थे उसमें ये देखा गया था कि ये जो है टर्की से हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें टर्की से आ रही थी, सब पे बैन लगा दिया गया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हैं जिन पे कुछ कोर्सेज चल रहे थे टर्की वाले, टर्की ज़बान से मुतालिक, तो वो भी बंद कर दिए गए। टर्की जाने वाले जो लोग थे उन्होंने अपने टिकट कैंसिल करा दिया। लेकिन अभी जो खबर आई वो ये है कि अमेरिका ने ईरान को कुछ मिसाइल देने की बात की है, उनका मुआहदा हुआ है। तो जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ट्रंप हमारे दोस्त हैं, उससे ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब वो किसी के दोस्त नहीं हैं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। और इस तरह से हमने इस चीज़ पे कल भी काफ़ी रिसर्च की थी कि पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं, जो डिफेंस सिस्टम है, वो कहाँ से दिया हुआ। जी, वो अपना तो नहीं बनाएगा ना, उसके बाद इतना पैसा नहीं,
वो सारा अमेरिका के थ्रू आया हुआ है, अमेरिका से आया हुआ है। लेकिन इसी वजह से शायद ये जंग रोकी गई थी। अभी कल एक अफवाह उड़ी थी, या पता नहीं सच है कि नहीं, कि पाकिस्तान ने बोला कि 18 मई तक ही बस सीज फायर है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उसके बीच में सर एक खबर और ये है कि बिहार में इलेक्शंस होने, बिहार में कल एक लड़के की लिंचिंग की गई, जाकिर की, जिसको पुलिस ने बताया कि आपसी विवाद के चक्कर में हुई थी। इससे आप ये भी देखिए कि जहाँ जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ की पुलिस भी अब झूठ बोलने लगी है। वो भी कहीं ना कहीं शक के घेरे में आती जा रही है। ऐसी कोई भी घटना होती है शक के घेरे में आ जाते हैं। लेकिन इस तरह हम ट्रंप की बात करते, सर ट्रंप ने बहुत सारी चीज़ें की। कल वो काफ़ी लोगों से मिले, और आपने बोला कि मुकेश अंबानी भी उनसे मिले। क्या बातचीत हुई ये नहीं पता, लेकिन जिस तरह से अभी जो हालात हिंदुस्तान में हैं जंग से मुताल्लिक, उसमें ट्रंप की एक बड़ी भूमिका है। लेकिन क्या इस भूमिका के लिए देश के प्रधानमंत्री जवाब देंगे कि उनकी भूमिका आखिर है क्या? क्यों वो ये कह रहे हैं कि ट्रेड सिस्टम की वजह से हमने जंग रुकवाई है? क्यों वो ये कह रहे हैं कि हम पीओके का मसला हल कर देंगे? जब सारी चीज़ें हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान चल रही हैं, तो ट्रंप हिंदुस्तान के उससे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, उनको बोलना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सवाल अपोजिशन पे उठा रहा है। और वो यही कह रहा है कि एक बार आप जो है सेशन बुलाइए संसद का, और उसमें हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप वैसे तो सवाल जवाब करते नहीं हैं। आप आते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, फिर चले आते हैं, या फिर आप रैलियों में बोलते हैं, बट आप कहीं पे सवाल जवाब नहीं होता, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। इसी वजह से आप आइए और एक क्या बोलते हैं स्पेशल सेशन हो जिसमें सवाल जवाब हो, जो चीज़ें हैं वो पता चलें कि ट्रंप ने जंग क्यों रुकवाई, क्या उसके लिए मुआहदे हुए। अभी तक मुआहदे भी नहीं पता ना क्यों जंग रुकवाई गई है सर। जी हाँ, बिल्कुल इसके पीछे एक राज है। तो बहरहाल आपने जिस तरह कहा है कि अगर आखिर ट्रंप को क्या हक पहुंचता है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामले में मदाखलत करे, जबकि मसले कश्मीर का जहाँ तक सवाल है नाज़रीन, आपको बता दूं कि तीसरे फरीक के लिए वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, तीसरे सालिस के लिए वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, मीडिएटर के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि शिमला माहिदा जो हुआ था उसमें वाज़ेह तौर पर यह बात कही गई थी कि मसले कश्मीर को दोनों ममालिक यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलजुल कर या मिल बैठ कर हल करेंगे, और तीसरा मुल्क उसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन ट्रंप किस मुंह से यहाँ पर शामिल होने की बात कर रहे हैं, ये अफसोस की बात है। वैसे भी नाज़रीन, ट्रंप को देखकर मुझे तो वो बात याद आ रही है जब एड्स फैल गया था दुनिया में और अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच गया था। उस वक्त नेपाल में कोइराला वज़ीर आज़म थे, मनीषा कोइराला के रिश्तेदार हैं वो, तो वो वज़ीर आज़म थे, और उन्होंने कहा था कि हमें तो ये देखना चाहिए कि जो मर्द और ख़वातीन है मुबाशरत के दौरान क्या एहतियात बरत रहे हैं या नहीं बरत रहे हैं। तो बहरहाल उस वक्त एक खातून ने कहा था, व्हाट राइट हैज दिस ओल्ड मैन टू वॉच ओवर आवर बेडरूम्स, इस बूढ़े शख्स को हमारे कमरों पर नजर रखने की क्या हक है, उस खातून ने कहा था। तो अब अंदाजा कीजिए कि अमेरिका के पर भी या ट्रंप पर भी ये बात पूरी तरह फिट बैठती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि कल तक हाउडी मोडी और अब की बार ट्रंप सरकार की बात करते थे वज़ीर आज़म, अब किस तरह वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान की कोई हकीकत है हिंदुस्तान के सामने? कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अब ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बराबर करार दे रहे हैं, मसावी करार दे रहे हैं, और आप अंदाजा कीजिए कि अब ट्रंप हिंदुस्तान को धमकी भी देने लगे हैं। और ये हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कारनामा है, उनकी दोस्ती का कारनामा है। यकीन मानिए कि दोस्त वो होता है जो मुश्किल हालात में मदद करता है, लेकिन ट्रंप वज़ीर आज़म के दोस्त होने के नाते मदद करने की बजाय हिंदुस्तान को धमकाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम जंगबंदी नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे साथ हम तिजारत बंद कर देंगे। तो एक धमकी का असर हुआ कि हम जंगबंदी कर चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है, जो उनकी इंटरनेशनल या एक्सटर्नल जो पॉलिसीज हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो बिल्कुल नाकाम है, और उस नाकामी का जिम्मेदार वज़ीर आज़म को करार दिया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सारा हिंदुस्तान कह रहा है, अपोजिशन जमातें कह रहे हैं। कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि हिंदुस्तान में पहली मर्तबा, हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है, क्योंकि मोदी ने दावा किया था कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है, उनको मिट्टी में मिला दिया है। ये मोदी ने बात कही तो कपिल सिब्बल ने कहा कि हिंदुस्तान में हाँ पहली मर्तबा हुआ है कि किसी ने हिंदुस्तान को धमकी दी है, और वो हिंदुस्तान उस धमकी के डर से
जंग बंदी पर मजबूर हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के हालात हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि इलाके के लिए भी खतरनाक है और हिंदुस्तान को अपने जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसका ख्याल रखना चाहिए, ट्रंप की धमकी का ख्याल नहीं रखना चाहिए। आज अमेरिका जिस तरह तरक्की कर रहा है उस पर हिंदुस्तानी जो निजाद या इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है उनका अहम किरदार है, लेकिन हम उसे इनकैश नहीं करवाते। हम बस ट्रंप के सामने जाते हैं, सर झुकाए बैठ जाते हैं, जबकि हमें ज़ेलेंस्की की तरह नजरों से नजरें मिलाकर बात करनी चाहिए थी ट्रंप के साथ। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक, जैसा कि अशर यासिर ने कहा कि बिहार में इंतखाबात होने वाले हैं, बिहार से है और बिहार का दौरा भी अब ऐसा लग रहा है कि मोदी को और नीतीश कुमार को बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए परेशान कर रहा है कि राहुल जब भी बिहार जाते हैं तो आवाम को कुछ ना कुछ शऊर बेदार करने, आवाम में शऊर बेदार करने की कोशिश करते हैं और मोदी हुकूमत की नाकामियों को, उसकी सियाहकारियों को बेनकाब करके रहते हैं। तो बहरहाल अब जैसे ही राहुल गांधी बिहार गए, हालांकि उन्हें दौरे बिहार की इजाजत नहीं दी गई थी, ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। वैसे भी जिस तरह असर यासिर ने आपको बताया कि कल किस तरह, कल का वाक़या नहीं है, तकरीबन मैं समझता हूँ कि ये 10 मई या 11 मई का वाक़या है। वहाँ पर एक दो भाई है जो कुरैशी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन दो भाइयों को यानी जाकिर को और निहाल को, जो इंतहाई हैंडसम थे, उन्हें फ़िरका परस्तों की एक टोली ने, गाँव रक्षकों की एक टोली ने 50 था 60 लोगों पर मुश्तमिल थी, उन्हें पकड़ा और ये बहाना बनाया कि इन लोगों ने जानवर चोरी किया है, जबकि ये खसाई गली में रहने वाले लोग हैं, ये खुद कुरैशी बिरादर से। और आप देखेंगे कि कुरैशी बिरादर का जो काम होता है वो बीफ की तिजारत होती है। आप अंदाजा कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जो दो सनतकार हैं, वो जो हिंदू हैं और अपने आप को हिंदू होने का दावा करते हैं, उनकी कंपनियां हैं बीफ एक्सपोर्ट्स की और वो लाखों टन बीफ बैरूनी ममालिक रवाना करते हैं, लेकिन उन पर कोई हमला नहीं करता। और गरीब मुसलमान और जब इस तरह का बीफ फरोख्त करते हैं तो उन पर हमला कर दिया जाता है। जाकिर तो शहीद हो गया है, लेकिन अब निहाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो इंतहाई शदीद जख्मी है और मौत व ज़िस्त की का हालत में मुब्तला है या कश्मकश में मुब्तला है। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से हमने ये भी देखा कि जब ये चीज़ें सामने आई उसके बाद बिहार पुलिस ने भी एक बड़ा बयान दिया। बिहार पुलिस का ये कहना था कि ये आपसी झगड़ा था। जी जी। लेकिन क्या इस तरह के झगड़ों पे या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उस पर पुलिस का ये बयान सही रहता है कि एक तरफ एक इंसान को लिंच किया जा रहा है गौरक्षा के नाम पे या बीफ के नाम पे, उसके बाद फिर उस राज्य की जो पुलिस है या उस जगह की जो पुलिस है वो ये कहती है कि आपसी मसला है। तो अगर ये आपसी मसला है तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस को अब सारी चीज़ें सरकार को करनी चाहिए। जी जी। हर चीज़ सरकार के अंडर में कर दीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी हमने देखा है कि वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, अब बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन सारी जगहों पे ये सब चीज़ें कोई वो नहीं है कि कभी कभी खबर मिल जाती है, जब कब ऐसी खबरें मिलती रहती हैं। अब तो हर रोज़ खबर है, हर रोज़ खबर है। और कभी कभी तो कुछ खबरें तो ऐसी भी होती हैं जो पहुंच नहीं पाती हम लोगों तक, क्योंकि वो वहीं पे दबा दी जाती हैं। क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस तरह से स्मार्टफोन या इंटरनेट का यूज़ नहीं किया जा रहा है जिस तरह मेट्रो सिटीज़ में यूज़ किया जा रहा है। तो इस वजह से वो खबरें वहाँ उठती नहीं हैं। जिस तरह हम ये भी बात करते हैं कभी कि जब हिंदुस्तान में रेप होते हैं तो रेप की बहुत सारी खबरें जो होती हैं वो नहीं ली जाती हैं, बहुत सारी खबरें बाहर ही नहीं आ पाती। लेकिन देश के जो सरकार है या देश के जो ऐसे लोग हैं उनको इस पे काम करना चाहिए और रेप केसेस ना हो, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक सर खबर ये भी है कि कल राम गोपाल यादव जो हैं समाजवादी पार्टी के लीडर, उन्होंने एक बयान दिया था। उनके बयान को जिस तरह से मीडिया ने उछाला है, जिस तरह से बीजेपी के लीडर्स ने उछाला है, उतनी ही तेज़ी से अगर विजय शाह के बयान को उछाला गया होता तो शायद आज ये चीज़ें पैदा ना होती। विजय शाह ने कहा था कि वो पाकिस्तान की बहन है, जो आतंकवादी उनकी बहन है, लेकिन उन्होंने कहा कि दिव्य सिंह, बताते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि दिव्या सिंह के बारे में उनको मालूम नहीं था कि वो कौन है। अब उन्होंने कहा है कि वो जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती जो हैं वो यादव हैं। अगर इन अफसरों के बारे में लोगों को पता होता, इनकी जात पता होती, तो शायद इनको भी गालियाँ देते, जिस तरह से मिस्री को गालियाँ दी गई थी। उन्होंने भी एक चीज़ पे सर बड़ा वो किया है कि जो कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य इस बात का है कि वो योगी पर निशाना साध रहे थे कि जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और
पिछड़ों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने मेरा पूरा बयान बिना सुने ट्वीट कर दिया। जिन मीडिया चैनल्स ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर कब्जा किया था उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन पर सत्ता पक्ष के अलावा किसी को भी भरोसा नहीं है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस दौरान फिर जो है अब बात की जाए अगर एफआईआर की, तो अब जो चीज़ें पैदा होती हैं देश में, ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, इसमें हमारे देश के मीडिया को भी सोचना चाहिए कि हमें भी किस तरह की भूमिका निभानी है, क्योंकि निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी पक्ष में नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त ऐसी चीज़ें नहीं हैं। वहीं जब लिंचिंग वाली बात सामने आती है तो मीडिया उसको एक अलग रूप देने की कोशिश करती है, और मीडिया उसको या फिर वहाँ की पुलिस जो है उसको आपसी रंजिश बताती है, और दो गुटों की लड़ाई में एक आपसी रंजिश की वजह से लड़ाई हुई, इसको कहीं लिंच का नाम नहीं दिया जाता है। लेकिन वहीं जब कहीं और ऐसा होता है या किसी और प्रदेश में होता है जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती है, वहाँ की चीज़ों को बहुत तेज़ उछाला जाता है, और उसको हम जो 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक का जो एक ड्रामे शुरू होते हैं वहाँ पे क्या बोले दरबारी मीडिया में, उसमें हर एक चैनल पे यही चीज़ें चल रही होती हैं कि इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, उसमें चिल्लाना होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि जिस इंसान की मौत हुई है उसके साथ भी एक फैमिली होगी, या उसकी भी फैमिली है, या वो भी किसी का बच्चा है, वो चला गया, उस पर क्या बीत रही होगी? इन चीज़ों पे कोई भी डिस्कशन नहीं करता है, या इन चीज़ों पे कोई डिस्कशन नहीं होता है कि आगे से ये चीज़ें नहीं होंगी। अभी तक नहीं हुआ है। हमने ये भी देखा कि जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी बयान दिया था कि हिंदुस्तान में लिंच नहीं होनी चाहिए। उसके दो ही तीन दिन के बाद फिर एक लिंचिंग हो गई थी। जिस तरह से बीजेपी इस पे बयान देती रहती है, लेकिन क्या कभी लिंचिंग को रोकने के लिए कोई टीम बनाई गई है? जिस तरह से आपने गौरक्षा के नाम पे एक टीम बना दी, क्या आप लिंचिंग को रोकने के लिए कोई टीम बनाएंगे आगे? बड़ी अफसोस की बात है। वैसे भी आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज होने, यानी 2014 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद से मॉब लिंचिंग में या हुजूमी तशद्दुद में बहुत ही यानी दर्जनों मुसलमान शहीद हुए हैं, ये दलितों को भी मारा गया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुँह खुलता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि एक यानी मैं सब कहूँगा कि एक ताला है जो उनके मुँह पर लगा हुआ है, और वो इस तरह के वाक़यात पर कुछ बोलते नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि देश के प्रधानमंत्री, खासतौर पर मुसलमानों के मामले में, बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सिर्फ एक कम्युनिटी है जिसको मुसलमान मानते हैं, वो वोरा कम्युनिटी है। जी जी। क्योंकि वो उन्हीं के पास जाते रहते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता वो आम मुसलमानों से मुलाकात करते हैं। जी जी, पता नहीं उन्हें मुसलमान कौन है कौन नहीं है, वो भी पता नहीं है बेचारों को। हो सकता है कि उन्हें ये बताया जाए कि मुसलमान कौन होता है। मुसलमान वो होता है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ता है। मुसलमान वो होता है जो इंसानियत नवाज होता है, हमदर्द होता है। मुसलमान वो होता है कभी जुल्म नहीं करता, जालिम नहीं होता, बल्कि इंसाफ करता है। मुसलमान वो होता है जो वफादार होता है, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करता। मुसलमान वो है जो अपनी बीवी को या बीवियों को बहुत चाहता है, हद से ज़्यादा चाहता है, उसकी कदर करता है, उसका एहतराम करता है, छोड़ता नहीं। ये बताना चाहते हैं हम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को। तो बहरहाल मुसलमान वो है, एक बीवी तो दूर की बात है, अगर इत्तेफाक से 2 भी शादियाँ कर ले तो वो अपनी बीवियों के साथ खुशी खुशी रहता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि मुसलमान वो है जो मुल्क पर अगर आफत आ पड़ती है तो अपनी जान का नजराना पेश करके अपने मुल्क की हिफाजत करता है। मुसलमान वो है जो ये ख्वाहिश करता है, जिस तरह बहादुर शाह जफर ने ख्वाहिश की थी कि मुझे हिंदुस्तान में दफन होना है, वो मुसलमान है। अपनी पाक मिट्टी यानी अपने हिंदुस्तान की जो पाक मिट्टी है उसमें दफन होने को मुसलमान एजाज़ समझता है, वो मुसलमान है। तो बहरहाल मुसलमान अपने हिंदुस्तान की पाक सरजमीन में दफन भी होता है तो गुस्ल करके दफन होता है, वो मुसलमान है। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को और बीजेपी वालों को बताना जरूरी है। लेकिन नाज़रीन, एक खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से है। और बेटी पढ़ाओ तो आप अंदाजा कीजिए, बचाना तो दूर की बात है, पढ़ाना भी मुश्किल हो गया है और बचाना भी मुश्किल हो गया है। हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद का एक इलाका है गोलकुंडा। और गोलकुंडा आपको बता दूं कि तारीख लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और गुंबदान कुतुब शाही यानी 7 वहाँ पर गुंबदें हैं कुतुब शाही ख़ानदान के जो बादशाह थे और जो उनकी वालिदा मोहतरमा थी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि गोलकुंडे में एक ऐसा वाक़या पेश आया जहाँ पर जगत नामी एक शख्स ने अपनी 14 दिन की बेटी को सिर्फ इसलिए 2 टुकड़ों में काट दिया
क्योंकि वो बेटी पैदा हुई थी। तो अब अंदाजा कीजिए कि किस कदर घिनौना जुर्म है कि एक बेटी पैदा होती है, बेटी को तो रोटी कहा जाता है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया है कि अगर तुम्हारे पास एक बेटी है और उसकी तुम सही तरबियत करके उसको विदा करते हो, शादी ब्याह करते हो उसकी, तो तुम्हारे लिए जन्नत यकीनी हो जाती है। तो आप अंदाजा कीजिए कि जिस मजहब में जन्नत या क्या की पेशकश की जा रही है बेटी के लिए, बेटी के एहतराम के लिए, तो आप अंदाजा कीजिए कि मोदी जैसे जो हमारे वज़ीर आज़म है उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामी जो तालीमात है उसका हिंदुस्तान भर में प्रचार करें और ये बताएं कि बेटी रोटी होती है। आप बेटी को लक्ष्मी कहते हैं लेकिन बेटी को काट देते हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि रेणुका चौधरी, आपको बता दूं कि यूपीए के दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़वातीन बहबूद व अतफ़ाल थी। उन्होंने खुद कहा था कि 20 साल के दौरान, उस वक्त की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान में 20 लाख बेटियों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो बेटियां पैदा हो रही थी। किसी को मादर शिकम में ही मौत की नींद सुला दिया गया, तो किसी को आपको बता दूं कि बच्ची पैदा होने पर उसे बड़े घड़े में बंद करके उस पर मिट्टी डाल दी गई और उसकी सांस यानी उसी घड़े में दबकर वो बच्ची अपनी जिंदगियों से महरूम हो गई। कई बच्चियों को दरख्तों पर बांध कर लटका दिया गया ताकि वो मौत के मुंह में पहुंच जाए, और कई बच्चियों को आपको बता दूं कि जो रेत होती है उनके मुंह में भर दी गई, मट्टी मुंह में भर दी गई ताकि वो दोबारा सांस ना ले। ये हो रहा है आप हिंदुस्तान में, और हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप देखेंगे कि बेटी ना बच रही है ना पढ़ रही है। तो ये वाकया जो हो रहे हैं 20 लाख अशर यासिर कोई मामूली बात नहीं है, ये रोने वाली बात है। बिल्कुल, जिस तरह आज भी हरियाणा में और कई हिंदुस्तान के कई रियासतों में ऐसे मुकामात हैं जहां पर बेटी महफूज नहीं है। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका हो गया, या फिर हम बात करें इधर क्या बोलते हैं महाराष्ट्र का कुछ इलाका हो गया, या फिर अगर हम जाते हैं थोड़ा सा झारखंड में और इधर क्या बोलते हैं उड़ीसा वगैरह में, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें जो कि गांव वाले इलाके जो होते हैं वहाँ पे चीज़ें चल रही, क्योंकि उनको इसके लिए ट्रेन नहीं किया जा रहा, उनके लिए कोई एक मुहिम नहीं चलाई जा रही है, उनको समझाया नहीं जा रहा है। इतने सारे NGOs खुले हुए हिंदुस्तान में, लेकिन क्या इन चीज़ों पे बात होती है? कहीं इन चीज़ों पे भी बात कीजिए, और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ जाकर के लोगों को समझाइए कि एजुकेशन सबसे पहले बेटी बहुत ज़रूरी है, अगर हो गई तो उसके बाद उसका एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एजुकेट होगी तो वो आगे चल के और लोगों को एजुकेट करेगी। लेकिन ये चीज़ें ग्रामीण इलाकों में बहुत कम पाई जाती हैं। इसके लिए भी सरकार कहती तो ज़रूर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या उस पर अमल हो रहा है? जो भी इस तरह के पोस्टर्स लगे हुए आप देखेंगे, जो भी आप अभी अगर सर्च कर लें गूगल पे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है स्लोगन, इस पे क्या है, तो इस पे सबसे ज़्यादा फोटो जो है आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिलेंगे। इसमें जो है किसी भी बेटी का फोटो नहीं मिलेगा। बहरहाल फोटो हटाओ बेटी बचाओ ऐसा नारा लगना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक बेटियों का सवाल है, और मैंने आपको बताया कि हैदराबाद में जो वाक़या पेश आया, जगत नामी एक शख्स ने अपनी 14 दिन की बेटी को हालत नशा में था और हालत नशे में उसने बेटी को दो टुकड़े कर दिए और गुंबदान कुतुबशाही के करीब लाश को फेंक कर फरार हो गया। उसकी जो बच्ची की माँ थी गौरी, वो परेशान हो गई और वो से ये जानकर बहुत बड़ा सदमा हुआ कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपने शौहर ने किया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि इस तरह के जो लोग होते हैं जो बेटियों की इज्जत नहीं करते, उन्हें ये सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और एक कानून बनाना चाहिए जिसके तहत बेटियों के साथ इस तरह की हरकत करने वालों के साथ भी इसी किस्म की हरकत करनी चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक यानी सजाए मौत देनी चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगा देते हैं, लेकिन जब गुजरात की बेटी बिल्कुल बानो के साथ इंसाफ की बात आ रही तो आपने देखा कि क्या इंसाफ किया उन्होंने कि उनकी हुकूमत ने यानी मरकजी हुकूमत ने और बीजेपी की रियासती हुकूमत ने उन खातिलों को, उन जानियों को जो एक बड़े ख़ानदान को तबाह कर चुके थे, यानी बिल्किस बानो और बिल्किस बानो के बहन और बिल्किस बानो के ख़ानदान के साथ उन्होंने मुकाला किया था। तो बहरहाल उन्हें उनकी सज़ा की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही रिहा करने का हुक्म जारी किया। ये है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देने वालों के कारनामे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये कहने का मतलब ये है कि इस तरह के वाक़यात तबाही व बर्बादी लाते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने बात की कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारा दिया गया था, ये नारा बहुत बाद में दिया गया है खैर,
लेकिन उसके बाद भी कई केसेस ऐसे हुए हैं। जिस तरह हमने देखा कि हरियाणा में नारा दिया गया था और हरियाणा की जो पहलवान है वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको किस तरह से खींचा गया। तो आप ये भी समझिए कि सत्ता सीट जो सत्ता की कुर्सी है उसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, और वो दिख रहा है सामने कि किस तरह से। हमने ये भी देखा कि अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद देश के प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन वो वहाँ ना जा करके किसी बैठक में शामिल हो करके वो जाते हैं बिहार में एक चुनावी सभा, उसको चुनावी सभा बोलें क्योंकि ये इलेक्शन का साल है वहाँ पे। वहाँ पे जा करके जो है अपना एक वो देते हैं, क्या बोलते हैं, भाषण देते हैं। उसमें वो 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए बस धमकी देते हैं उन लोगों को, लेकिन उन्होंने अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ये अपोजिशन भी कह रही कि आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, आप नाम लीजिए, नाम लेकर के बोलिए, इसमें क्या डर है आपको। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।